हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और हम कर रहे हैं पंजाब सिविल सर्विसेज में जो पिछले पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हमने साइंस स्टार्ट कर दी है। 2014 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट्स में वीडियो बनाई थी, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड हैं। एक टॉपिक देखा था जैसे केमिस्ट्री का, तो कोलाइड वाला आप नोटिस करोगे कि आगे भी पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए आज हम फोकस करेंगे 2015 के क्वेश्चंस पे। और इसके अलावा PCS क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और आप हमारी एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा स्टार्ट कर रहे हैं हम विद द बायोलॉजी पार्ट, जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 2015 के अंदर। तो यहाँ पे जो पहली डेफिनेशन है, द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कलेक्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे बात करी गई है कार्बोहाइड्रेट्स की। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्टोर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आपने बताना था ये कौन से ऑर्गन के अंदर स्टोर होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो लीवर के कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होते हैं वो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, अब आपकी बॉडी के पास ऑप्शन नहीं बची कि कहाँ पे उस ग्लूकोज को स्टोर किया जाए। जो हम खाना खाते हैं, मान लो हमने स्टार्च भी खाया, आलू खाए आपने, पर वो बाद में जैसे आप उसको चबाना शुरू करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इससे बनेंगे। तो जब ग्लूकोज बनता है, अब इसके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बचेंगे वो सारे आपस में जुड़ेंगे एंड दे विल फॉर्म ग्लाइकोजन। तो वो बना देंगे ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोजन होता है दैट इज़ नथिंग बट अ कार्ब, जो कि लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और फिर मान लो आपने खाना नहीं खाया, उसके बाद क्या होगा? यही ग्लाइकोजन टूटेगा और आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देगा। इसके बाद बायोलॉजी से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। अब चलते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में। इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो चलो, ये खैर केमिस्ट्री से इसलिए ओरिएंटेड है बिकॉज आपसे पूछी गई थी कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो ये आपका अगर मान लो पूरा का पूरा हमने एक ब्लड लिया, एक मशीन होती है जो इसको गोल गोल घुमाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करता है? जो जितने भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, वो चाहे से प्लाज्मा हैं, वो चाहे से ब्लड प्लेटलेट्स हैं, या फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं, इन सबको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देता है। तो यहीं पे आप देखते हो आरबीसी का जो रेड कलर है, जो आरबीसी की टेंडेंसी है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने की, वो किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। आप चेक भी करवाते हो तो 12 रेंज रखी होती है फीमेल्स के लिए, 14 हीमोग्लोबिन की रेंज रखी होती है फॉर द मेल्स। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है दैट इज आयरन। और ये जो आयरन होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होती है 2+, यानी कि Fe2+। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव भी जिसको बोलते हैं। तो अब ऐसे नहीं करना कि आपने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लर्न करनी शुरू कर दी। नो, आपने क्या करना है, क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। आपको पता है जो लीव्स होती हैं प्लांट की, वो क्या करती हैं? एज अ किचन ऑफ द सेल एक्ट करती हैं। मतलब खाना वगैरह जो बनता है पेड़ का, वो कहाँ पे बनता है? लीव्स के अंदर। वहाँ पे एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो उसके अंदर कौन सी एलिमेंट होती है? मैग्नीशियम। कल को आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीशियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है क्लोरोफिल के अंदर, तो याद रखिएगा इसकी भी कितनी है? 2, Mg2 पॉजिटिव। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था तो वहाँ पे हमने 1s2 2s2 की बात करी थी, उसी से ये चीज़ें निकल के आती हैं। पर आपने सभी की नहीं करने बैठ जाना, आपने कुछ बेसिक से ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखने हैं। जैसे हीमोग्लोबिन हमने देख लिया, मैग्नीशियम हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ, किसका डिफरेंट नंबर रहेगा? इसके लिए आपको पहले तो 3 टर्म्स का पता होना चाहिए। एक है आपके पास आइसोटोप, दूसरी है आइसोबार और तीसरी है आइसोटोन। ये 3 टर्म्स आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इमर्ज कर रही है और उसका बेस है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। अब इसका भी एक बेसिक पार्ट है जिसको आप बोलते हो एटम, परमाणु। ठीक है, एटम। एटम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन और तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, नाम से ही पता लग रहा है।
अब जब भी आप एटॉमिक नंबर पढ़ते हो, एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मैं बोल दूं हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मैं कहूं लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इन तीनों चीज़ों में से एटॉमिक नंबर को डिसाइड कौन करता है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन डिसाइड करता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एटम के बिल्कुल सेंटर में पड़े होते हैं, हैवी होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये हल्का होता है तो उड़ता रहता है बाहर में, अनस्टेबल रहता है। तो इसी वजह से जो प्रोटॉन होता है इट डिसाइड द एटॉमिक नंबर। तो ये जो हाइड्रोजन का 1 लिखते हो आप, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ये सारे क्या हैं? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि इनके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। एक चीज़ अपने को क्लियर हुई एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। एटॉमिक नंबर किससे पता चलता है हमें? कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करता एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं। फिर एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, दैट इज मास नंबर। अब हाइड्रोजन के पैर में 1 लिखा होता है और ऊपर भी 1 लिख दिया होता है। वैसे ही लिथियम के केस में पैर में 3 लिखा होता है, ऊपर 6 के आसपास लिख दिया होता है। तो ये 6 कहाँ से आ रहा है? जो मास नंबर है। अब मास नंबर जो होता है आपका, इट इज़ मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब भी आप कैलकुलेट करते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। एटॉमिक नंबर डिसाइडेड बाय प्रोटॉन्स एंड मास नंबर डिसाइडेड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो बिल्कुल एटम के सेंटर में बैठे हुए थे। अब हम चलते हैं आइसोटोप क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है कि जो प्रोटॉन है वो सभी में सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम। यानी कि अगर प्रोटॉन मैं सेम बोल रही हूँ तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा? सेम। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर वेरी करता है, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं आइसोटोप। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। हाइड्रोजन 3 फॉर्म्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं। जैसे ये नॉर्मल जो कंडीशन है, 1 एटॉमिक नंबर है, 1 ही इसका मास नंबर है। तो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन। यहाँ पे क्या पता चल रहा है अपने को कि जो प्रोटॉन है वो भी 1 है और ऊपर भी क्या है? सिर्फ प्रोटॉन है। और मास नंबर हमने क्या बोला? 2 चीज़ों का मिक्सचर, 1 इज़ प्रोटॉन एंड सेकंड 1 इज़ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कोई नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। ये देखो 1 लिखा है ना पैर पे, इसका मतलब है प्रोटॉन कितने हैं? 1। पर ऊपर क्या लिखा है? 2। इसका मतलब है कि 1 प्रोटॉन है अपने पास और 1 न्यूट्रॉन है, तो 2 आ गया। वैसे तीसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे पैर में 1 लिखा है यानी कि प्रोटॉन 1 है, और ऊपर देखो 3 लिखा हुआ है यानी कि प्रोटॉन तो 1 ही है पर न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, 3 हो गए। पर नीचे आप देखो पैर में सेम ही चीज़ें हैं, तो दैट कंडीशन इज आइसोटोप। अब कई बार आइसोबार वाली कंडीशन भी आएगी। अब इसमें एटॉमिक नंबर तो वेरी करेगा पर मास नंबर विल रिमेन सेम। ठीक है, ये देखो आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्गन के अंदर कितने हैं? 18, तभी इसका एटॉमिक नंबर 18 है। पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 19 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है। और कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन का नंबर 20 है, तो इसका मतलब कितना है? एटॉमिक नंबर 20। वैसे ही ऊपर आता है मास नंबर। मास नंबर इज मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे? 18, तो प्लस कर लो जितने बचे आपके पास 22, तो ये न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सेम इज द नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पे कितने थे प्रोटॉन? प्रोटॉन थे यहाँ पे 19, तो प्लस कर लो न्यूट्रॉन को, कितने हैं आपके पास? 21 है। ठीक है, वैसे ही सेम 20 प्लस 20, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन भी 20। दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोबार। और एक कंडीशन होती है आपके पास आइसोटोन, जब न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाए और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वेरी करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोन। तो अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा था आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ, किस चीज में वेरिएशन आएगी? तो यहाँ पे आपका आंसर था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ही देखा ना, ये देखो फर्स्ट केस, प्रोटॉन तो सेम था, प्रोटॉन तो सेम था, पर न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप अक्कर बिकॉज, इसको पढ़ने में लग जाता है आधा घंटा। ठीक है, 30 मिनट्स का टॉपिक है। चलते हैं थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। मान लो ये आपकी टी शर्ट है, ठीक है, इसके ऊपर डर्ट लगी है, गंदगी लगी है। डर्ट जनरली होती क्या है? ऑयल वगैरह होगा इसमें, ठीक है, ऑयल होंगे, लिपिड्स होंगे। ऑयल क्या पानी के अंदर घुल जाता है? कभी नहीं घुलता, ठीक है, तैरने लग जाएगा पर घुलेगा नहीं। ये इसका बेस है, याद रखिएगा। अब आप क्या करोगे? डिटर्जेंट ऐड करोगे बकेट के अंदर, ठीक है, डिटर्जेंट। जो भी आपका सोप होता है ना, यहाँ पे क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जो हम देख रहे हैं, जो सोप है आपका,
सोप की होती है एक स्ट्रक्चर जिसमें एक पूंछ आएगी और एक हेड आएगा। हेड जो होता है, अब देखना टर्म्स ध्यान से, इट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है इट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है जिसमें लव, लिटरल मीनिंग इज लव। तो हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी से जिसको प्यार हो। तो ये जो टेल वाला पार्ट है ये किसके साथ लगेगा, वाटर के साथ, और जो सॉरी हेड वाला पार्ट है वो किसके साथ लगेगा, वाटर के साथ, और जो टेल वाला पार्ट है ये लगेगा आपका डर्ट के साथ। अब आपने क्या किया, अपनी टी शर्ट उठाई और इस डिटर्जेंट वाले पानी के अंदर रख दी। अब क्या होगा, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो टेल वाला पार्ट है ये डर्ट के साथ जुड़ेगा, टेल वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट ये सारा डर्ट के साथ जुड़ेगा, और जो हेड वाला पार्ट था वो पानी की तरफ को होगा। ठीक है, अब डर्ट कम है, पानी ज़्यादा है, हेड क्या करेगा, पानी की तरफ जाएगा। डर्ट चाहेगी कि मैं बस टेल के साथ चिपकी रहूं, और वैसे ही खींचते खींचते ये टेल सेपरेट होगी और हेड रह गया, टेल रह गया, और ये डर्ट बाहर निकल जाएगी। फिर आप बकेट देखोगे ना अगर अपनी, तो उसमें ब्लैक कलर हो चुका होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोल देते हैं मिशेल। मीजल भी बोलते हैं, मिशेल भी बोलते हैं, एंड दैट्स हाउ क्लिनजिंग एक्शन हैपेंस। तो यहाँ पे बोला है कि जो ऑयल एंड ग्रीस होता है दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू हाइड्रोफोबिक सेंटर ऑफ सोप मिजल एंड वॉश्ड अवे। तो यही तो देखा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट ही अटैच हुआ था ना डर्ट के साथ। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट थी, तो बाकी आप ना भी पढ़ते तो चलेगा, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू वन रीडिंग। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम के ऊपर। आपके पास दे रखा है कि हाइड्रोजन के पैर में 1 है और ऊपर 3 है। तो अपने को पता है ये तीसरे वाली कंडीशन आ गई, प्रोटॉन का नंबर 1 है, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, राइट। दूसरी कंडीशन दे रखी है हीलियम की, हीलियम के पैर में 2 है और 4। तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ से पता लग रहा है 2 है, और न्यूट्रॉन का नंबर अपने को पता लग रहा है 4 है, तो 4 - 2 2 है। तो ये देखो न्यूट्रॉन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन सी कंडीशन में होते हैं, आपके आइसोटोन्स में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद आपसे पूछा है कि वाटर मेक्स इट अ गुड सॉल्वेंट। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पानी को बहुत अच्छा सॉल्वेंट बनाता है, क्योंकि हम बोलते हैं बार बार इथेनॉल, मिथेनॉल, इनको भी यूज़ करते हैं हम एज अ सॉल्वेंट, पर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है अपने पास वो तो वाटर ही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका डाइपोल मूवमेंट। जब भी आप बॉन्डिंग लिखते हो HOH, यहाँ पे चार्जेस लगाए होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, एक प्लस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जब, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो ये जो इमर्ज होता है 1.8 वैल्यू का, दैट इज योर डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से जब भी वाटर को पूछा जाए यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आपने नहीं देखना, मेल्टिंग पॉइंट आपने नहीं देखना, आपने देखना है वो जो चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आपसे पूछा गया है पीरियोडिक टेबल से इक्वेशन, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने बतानी है कौन सी इनमें करेक्ट है। रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, तो उड़ाए को तो उड़ा ही दो बिकॉज ये रेडियो एक्टिविटी में आ जाता है। तो रेडॉन जो है हमारी हैवीएस्ट गैस है, लास्ट में मिल रहा है जाके, तो इट इज़ येस हैवीएस्ट गैस। तो फर्स्ट तो ठीक है अपना, तो फर्स्ट तो खैर 3 ऑप्शंस में आ रहा है। नाउ ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो येस, कार्बन के आप इतने सारे एलोट्रोप्स पढ़ते हो, जैसे डायमंड पढ़ते हो, ग्रेफीन पढ़ते हो, ग्रेफाइट पढ़ते हो, बकमिंस्टर फिलरेंस पढ़ते हो। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो अभी ये भी ठीक बन रहा है अपना, ये भी ठीक बन रहा है, ये भी ठीक बन रहा है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन का पता होना चाहिए था। तो जब भी आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, आपकी ज्योग्राफी हो, साइंस हो, तो 2 चीज़ें उसमें कॉमन पड़ी जाती हैं। एक, सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सी है, और दूसरा सबसे रेयरेस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ कौन सी है, वो आपकी एस्टेटाइन ही है। इसको याद रखिएगा, और आपका यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।